हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। इस लेक्चर में हम फ्लड मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसको फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ फ्लड मेज़रमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लड क्या होता है। फ्लड एक सिचुएशन होती है जो कि करेक्टराइज्ड होती है बाय हाई स्टेज इन द रिवर। हाई स्टेज मतलब हाई एलिवेशन जब रिवर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट तक जो है ओवरऑल वाटर आ जाता है, जिसमें वाटर ओवरफ्लो कर जाता है द बैंक एंड सराउंड्स द एडजॉइनिंग एरिया। जो भी नदी का किनारा है उससे फ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा या आसपास के एरिया को भी सराउंड कर लेगा, तो वो ओवरऑल सिचुएशन कहलाती है फ्लड। Among the different properties of flood, the most important property is peak flood discharge. इन सब में जो most important property है वो है peak flood discharge। ये ऑब्टेन की जाती है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। क्लियर है? पीक फ्लड का मतलब है ये मैक्सिमम फ्लड है जो कि ओवरऑल अकर हो रहा है। पहला मेथड कहलाता है रेशनल मेथड। तो रेशनल मेथड क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पीक डिस्चार्ज इज गिवन एज। इस मेथड के थ्रू जो पीक डिस्चार्ज एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप पीक डिस्चार्ज निकालते हैं, इसको क्यूपी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो पीक डिस्चार्ज क्या होता है 1/36 के पी सी इंटू ए। ये रेशनल फार्मूला है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, जहाँ पर के क्या है आपका रन ऑफ कोफिशिएंट। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल फ्लड किसकी वजह से आएगा, जो रन ऑफ है ऊपर वाटर है उसी की वजह से फ्लड क्रिएट होगा। और पीसी क्या है आपका, पीसी जो है वो क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी है। क्लियर है? क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर आवर। ये सेंटीमीटर पर आवर में है। और ओवरऑल ए क्या है, एरिया इन हेक्टेयर, जहाँ ए आपका एरिया है हेक्टेयर में। क्लियर है? तो ये आपका ए हो गया। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 1/36, तो आप 1/36 इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे पीसी को आपने सेंटीमीटर पर आवर में रखा है, एरिया जो है हेक्टेयर में रखा है, और फाइनली जो क्यूपी की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग पीक डिस्चार्ज इज वैलिड ओनली इफ टाइम ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये मेथड तभी वैलिड है कि जो रेनफॉल जितने टाइम में हो रही है, अगर उसकी वैल्यू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा या बराबर है, तभी आप ये मेथड या ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब होता है टू रीच एट द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी कि फारदेस्ट बहुत दूर से। सपोज ये कैचमेंट है, तो यहाँ पे जितने टाइम में एंटर हुआ वो टाइम प्लस ओवरऑल कितने टाइम में इस कैचमेंट में वाटर रहा, तो वो टोटल टाइम जो है ओवरऑल टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहलाता है। या आप इसको लिख सकते हैं टाइम ऑफ एंट्री, यानी एंट्री में कितना टाइम रहा कैचमेंट में और कैचमेंट में कितने टाइम तक फ्लो हुआ, वो ओवरऑल टाइम है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अगर रेनफॉल जो है यानी रेनफॉल का जो टाइम है वो इससे भी ज़्यादा हो गया, तभी तो ओवरऑल फ्लड आ जाएगी, क्योंकि इतने टाइम में रहता है। नॉर्मल कंडीशन में तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इतनी है, बट इससे ज़्यादा अगर रेनफॉल हो गई तो ओवरऑल बैंक के भी सराउंड हो जाएगी, यानी हाई स्टेज में कवर हो जाएगी। तो इसीलिए तब ये फार्मूला आप वैलिड है, आप पीक फ्लड का ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं कुछ एम्पिरिकल फार्मूले हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड हैं। दीज आर रीजन स्पेसिफिक फार्मूला एंड आर गिवन एस। ये कुछ रीजन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर रीजन के लिए पर्टिकुलर फार्मूला आप यूज़ करते हैं। जैसे पहला फार्मूला है डिकेंस फार्मूला। डिकेंस फार्मूले में पीक डिस्चार्ज का फार्मूला होता है CD इंटू A⁴ 3/4, जहाँ CD क्या है, डिकेंस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6 to 30 के बीच में रहती है। और ओवरऑल डिस्चार्ज QP क्या है, क्यूमेक में इसकी वैल्यू है, जहाँ एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये फार्मूला तभी वैलिड है इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के लिए। क्लियर है? यानी कि सेंट्रल इंडिया के लिए अगर आप निकाल रहे हैं या नॉर्थ इंडिया के लिए, तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और CD की वैल्यू आप 6 to 30 रखेंगे। एक फॉर्मूला आता है राइप्स फॉर्मूला, RYVE। क्लियर है? तो राइप्स फॉर्मूला में क्या होता है कि CR इंटू A⁴ 2/3, ये फॉर्मूला आता है CR इंटू A⁴ 2/3,
ये आपका पीक डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, जिसमें एरिया क्या है किलोमीटर स्क्वायर में, क्यू जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, सी आर आपका राइप्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6-11। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का साउथ का पार्ट है उसके लिए आप राइप्स फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जहाँ सी आर की वैल्यू आप क्या रखते हैं 6-11 के बीच में। एक फार्मूला आता है इंग्लिश फार्मूला। तो इंग्लिश फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल क्यूपी की वैल्यू होती है वो होती है 1, 2, 3 ऑफ रूट ऑफ ए। अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू होती है, आप इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला, जहाँ एरिया क्या है किलोमीटर स्क्वायर में, ये फार्मूला वैलिड है वेस्टर्न घाट के लिए और महाराष्ट्र रीजन के लिए, वहाँ पे लिए आप ये फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। नोट, जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज है फॉर एनी गिवन एरिया इज़ QMP। QMP मतलब किसी एरिया में मैंने मान लिया कि मैक्सिमम पॉसिबल इतना है, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो फॉर्मूला आप लगाएंगे 3025 डिवाइडेड बाई 278 प्लस a⁻0.78। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला। ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज है किसी भी रीज़न के लिए, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है कि अगर आप क्यूपी की वैल्यू या पीक फ्लड की वैल्यू हाइड्रोग्राफ या यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट साइज कैचमेंट। अगर आपका कैचमेंट एरिया मॉडरेट साइज़ का है तो वहाँ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जिसका एरिया इज़ लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर। अगर कैचमेंट का एरिया 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो आप यूनिट हाइड्रोग्राफ या हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके भी पीक डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है प्रोबेबिलिटी मेथड। ये यूनिट हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ का आप आगे यूज़ पढ़ेंगे कि कैसे जो है इससे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्यूपी की। नेक्स्ट मेथड आता है प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी की हेल्प से जो है आप फाइंड कर सकते हैं पीक डिस्चार्ज। इस कैटेगरी में दो टाइप के मेथड हैं, पहला स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, सेकंड इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में तब आप यूज़ करते हैं जब ओवरऑल डेटा जो है वो लार्ज है। क्लियर है? डेटा गिवन इज़ लार्ज, तब आप स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले जो गिवन डिस्चार्ज वैल्यूज़ हैं आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर या घटते क्रम में आप अरेंज कर लेंगे मैग्नीट्यूड के, एंड अ रैंक और ऑर्डर नंबर इज़ असाइंड। फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके उनको ऑर्डर नंबर दे देंगे टू ईच वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर है? हर वैल्यू, हर डिस्चार्ज की वैल्यू को अलग अलग नंबर देंगे, उसको कह देंगे M। और जो टोटल डेटा है डिस्चार्ज के उसको डिनोट कर देंगे कैपिटल N से। क्लियर है? देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि सपोज़ ये डिस्चार्ज की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डिस्चार्ज की, तो आपको क्या किया, स्मॉल m से इसको डिनोट कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे अरेंज कर दिए। 90 सबसे ज़्यादा, उससे कम 75, 60, 58, 45 और 15। क्लियर है? इस टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। इसमें तो सब इन ऑर्डरली अरेंज है, ऑर्डर में नहीं है। तो आपने क्या किया, फिर इनको हम नंबर असाइन कर दिया कि पहला डिस्चार्ज 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज सपोज कितने 6 हैं, तो कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गई 6। तो यहाँ पे जो T होता है, T की वैल्यू निकालते हैं, जहाँ T बोलते हैं रिटर्न पीरियड, ये रिटर्न पीरियड कहलाता है। तो ओवरऑल T की वैल्यू जो आती है N/M आती है। सपोज कैपिटल N की वैल्यू 6 है और M इस डिस्चार्ज के लिए M की वैल्यू क्या है 1, तो 6/1 इक्वल टू 6 ईयर। इसी टाइप से 6/2 इक्वल टू 3 है। तो इस टाइप से आप डिफरेंट T की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 ईयर का मतलब है कि ये डिस्चार्ज इतना ज़्यादा है कि ये 6 साल में अकर हो पाएगा, या तो 6 साल में इसके इक्वल वैल्यू मिल पाएगी या 6 साल में एक्सीड हो पाएगा। रिटर्न पीरियड का मतलब है कि इतने साल के बाद ही रिटर्न होगा, उससे पहले ये बीच के किसी पीरियड में रिटर्न नहीं हो पाएगा। वही 75 थोड़ा कम वैल्यू का डिस्चार्ज है, तो ये 3 साल में वापस रिटर्न होगा, 2 साल में 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस टाइप से 15 आप देख रहे हो सबसे कम वैल्यू है, तो ये एक साल में बार बार रिटर्न हो सकता है। क्लियर है? तो स्टेप 2 क्या होता है कि रिटर्न पीरियड ऑफ एनी गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड एज T इक्वल टू N/M। इस फॉर्मूले से आप रिटर्न पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अलावा और भी कोई फॉर्मूले हैं सजेस्ट किए गए हैं रिटर्न पीरियड फाइंड करने के। तो एक फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला होता है ये कैलिफोर्निया फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर है? कैलिफोर्निया ने डेवलप किया था इसे, तो कैलिफोर्नियाज फार्मूला कहलाता है। एक फार्मूला है T इक्वल टू
n+1/m। तो ये जो फॉर्मूला है रिटर्न पीरियड का, क्लियर है, तो ये फॉर्मूला कहलाता है वीबल्स फॉर्मूला, VEIVULLS वीबल्स फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला आता है T=n/m+1। तो ये फार्मूला एक रिटर्न पीरियड का है जिसको डेवलप किया है, इसको कहते हैं यूएस कॉर्प्स फार्मूला। तो ये यूएस के थ्रू डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको यूएस कॉर्प्स फार्मूला बोल दिया। एक नेक्स्ट फार्मूला है जिसका है T=n/m-0.5। तो ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं हेजन्स फार्मूला, क्लियर है। तो ये हेजन ने डेवलप किया था रिटर्न पीरियड का, तो इसलिए इसको कह देते हैं हेजन्स फार्मूला। नेक्स्ट देख लीजिए डेफिनेशन रिटर्न पीरियड की। तो रिटर्न पीरियड क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड है ऑन एन एवरेज आफ्टर विच अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल्ड और एक्सीडेड, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिकरेंस इंटरवल। रिटर्न पीरियड क्या मतलब है कि कोई भी एवरेज पर्टिकुलर डिस्चार्ज जो है वो कितने टाइम के बाद इक्वल या तो होगा या एक्सीड कर जाएगा उस वैल्यू से, तो वो पीरियड कहलाता है रिटर्न पीरियड। जैसे आपने पहले देखा था कि 90 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज कितने साल में रिटर्न हो रहा था, 6 ईयर्स में, या तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी या एक्सीड हो जाएगी, तो इसका रिटर्न पीरियड कितना हो गया, 6 ईयर्स। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं दैट अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज इज इक्वल और एक्सीडेड, किसी पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए जो कि इक्वल हो रहा है या एक्सीड हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है रिटर्न पीरियड के, यानी कि P=1/T, क्लियर है। तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है, यानी रिटर्न पीरियड जितना होगा उसके अपोजिट प्रोबेबिलिटी होगी। सपोज 90 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज 6 साल में आ रहा था, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहला आ जाता है m/n+1। तो ये फॉर्मूला कौन सा है आपका, वीबल्स फार्मूला, क्योंकि वीबल्स फार्मूला क्या है, रिटर्न पीरियड का जस्ट अपोजिट है। तो वीबल्स फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का ये हो गया P=m+1/n। तो ये जो फार्मूला है ये आपका है यूएस कॉर्प्स फार्मूला, जस्ट अपोजिट टू रिटर्न पीरियड। फिर ये जो फार्मूला नेक्स्ट है P=m-0.5 डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो ये फार्मूला आपका क्या है, हेजन्स फार्मूला। तो इस टाइप से इन फार्मूले की हेल्प से जो है आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है अ ग्राफ कैन बी प्लॉटेड बिटवीन द पीक फ्लड डिस्चार्ज एंड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। ये पीक फ्लड डिस्चार्ज है, इनके बीच में अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि सपोज ये ग्राफ है आपका, तो ये वाई एक्सिस पे आपने पीक फ्लड निकाल लिया और इधर एक्स एक्सिस पे आपने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी शो करी। तो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी जो है कम होगी उसी हिसाब से डिस्चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो ये जो कर्व आता है कुछ इस टाइप से आता है, एक बार फिर से मैं बना रही हूँ, एक बार देख लीजिए। इस टाइप का जो है कर्व इस टाइप का कुछ आएगा। तो जब आप इसमें देखते हैं कि ओवरऑल जब आप इसमें कर्व देखेंगे पीक डिस्चार्ज का और ओवरऑल परसेंटेज प्रोबेबिलिटी का, तो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। मतलब क्या है कि जितना पीक डिस्चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं उतनी ही कम है, क्लियर है। जितनी पीक डिस्चार्ज की वैल्यू कम है उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि सपोज़ जो 90 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर डिस्चार्ज था तो आपको पता है वो 6 साल में आ रहा है, इसका मतलब उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उतनी ही कम है, क्योंकि वो 6 साल के बाद आ रहा है। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर कुछ डिस्चार्ज की वैल्यू पता है तो आप प्रोबेबिलिटी की हेल्प से एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद कोई भी डिस्चार्ज की वैल्यू पूछते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी पे डिस्चार्ज की वैल्यू बताइए, तो आप किसी भी प्रोबेबिलिटी पे डिस्चार्ज की वैल्यू इस कर्व की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि ए ग्राफ कैन ऑल्सो बी प्लॉटेड बिटवीन पीक डिस्चार्ज एंड रिटर्न पीरियड। इन दोनों के बीच भी एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसा जैसा रिटर्न पीरियड जितना ज़्यादा होगा जिसका, उसका डिस्चार्ज भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्लियर है। द ग्राफ कैन देन बी यूज टू फाइंड द डिस्चार्ज करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन रिटर्न पीरियड एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि एक ग्राफ यूज़ कर सकते हैं डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए करस्पॉन्डिंग टू अ रिटर्न पीरियड एंड वाइस वर्सा। या तो रिटर्न पीरियड की हेल्प से क्यूपी फाइंड कर लीजिए या क्यूपी की हेल्प से आप रिटर्न पीरियड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है बाइनोमियल इवेंट। बाइनोमियल इवेंट का मतलब है कि इफ़ अ बाइनोमियल इवेंट इज़ रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स,
कोई भी इवेंट है, कोई भी डिस्चार्ज है, सपोज वो रिपीट हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स, and it is required to find the probability that a particular event having probability happen exactly r times is given as। मतलब क्या है कि ये कोई भी सपोज डिस्चार्ज है, कोई भी इवेंट है जो कि n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, और उसको रिक्वायर्ड है कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि उस पर्टिकुलर इवेंट की जिसकी प्रोबेबिलिटी हैपन हो रही है एग्जैक्टली आर टाइम्स इज़ गिवन एज। क्लियर है? तो अगर सपोज किसी भी डिस्चार्ज या किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सपोज उसको आपने कैपिटल पी से डिनोट कर दिया, तो n टाइम्स जो है ओवरऑल टोटल रिपीट कितना हो रहा है, n नंबर ऑफ टाइम्स वो इवेंट, और उसमें से कितने टाइम्स एग्जैक्टली हो रहा है, एग्जैक्टली r टाइम्स होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी टोटल n में से r टाइम्स यानी इतनी बार होने की प्रोबेबिलिटी बताइए उस इवेंट को। तो ओवरऑल क्या होगा, p टू द पावर r इंटू p टू दी 1 माइनस p टू दी पावर n माइनस r। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कि पर्टिकुलर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी गिवन है किसी की NCR यानी टोटल n में से r टाइम्स वो इवेंट अकर हो रहा है, तो r टाइम्स इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो उसका ये फॉर्मूला है, आप लगा सकते हैं p टू दी पावर r इंटू 1 माइनस p टू दी पावर n माइनस r, जहाँ p के एक्सपेक्टेड इवेंट है कि इतना एक्सपेक्ट हो रहा है, होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। क्लियर है? एक नेक्स्ट टर्म आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब है कि एक वो प्रोबेबिलिटी है दैट अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड इज़ नेवर इक्वल्ड और एक्सीडेड इन द डिज़ाइन लाइफ और स्टार्ट, यानी कि कोई एक ऐसा इवेंट या कोई एक ऐसा फ्लड जो कभी नहीं इक्वल, ना ही कभी इक्वल हो, ना ही कभी एक्सीड हो पूरे डिज़ाइन लाइफ में या स्टार्ट में। क्लियर है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, रिलायबिलिटी निकालनी है। तो ओवरऑल क्या होगा, डिज़ाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि उस स्ट्रक्चर की डिज़ाइन लाइफ में कभी भी वो फ्लड ना तो इक्वल होगा ना ही एक्सीड होगा। तो रिलायबिलिटी का जो फॉर्मूला आता है, यानी वो प्रोबेबिलिटी है जो कभी एक्सीड नहीं हो रहा है, यानी कि n टोटल इवेंट्स में से कितने टाइम हो रहा है, 0 टाइम, क्योंकि कभी नहीं होने का मतलब है कि 0 टाइम अकर होगा। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला रखेंगे p टू द पावर 0 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 0, यानी r की वैल्यू आपने 0 रख दी, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस p टू द पावर n। तो रिलायबिलिटी क्या हो गई कि मतलब कोई भी फ्लड की वो प्रोबेबिलिटी जो कभी भी वो फ्लड एक्सीड नहीं हो रहा, ना ही कभी इक्वल हो रहा है, यानी पूरी डिज़ाइन लाइफ में कभी भी वो नहीं अकर हो रहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 1 माइनस p टू द पावर n हो जाएगा। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क क्या होता है, ये वो प्रोबेबिलिटी है दैट अ पर्टिकुलर फ्लड इज इक्वल्ड और एक्सीडेड एट लीस्ट वंस इन द डिज़ाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, रिस्क क्या है आपका कि कोई एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो पर्टिकुलर फ्लड है कम से कम एक बार तो अकर हो, उसके बाद कितने भी टाइम्स हो बट एटलीस्ट एक बार तो हो। तो 1 माइनस कभी ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ओवरऑल हो जाती है कम से कम एक बार अकर होने की प्रोबेबिलिटी। जब कभी ना होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो ओवरऑल 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो कम से कम एक बार होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस टाइप से जो है आप रिस्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि आप क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बेस पर प्रोबेबिलिटी के थ्रू आप पीक फ्लड की वैल्यू या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट रिटर्न पीरियड वुड बी अडॉप्टेड in the design life of bridge if you are allowed to have only 5% risk of this flood in 25 year of expected life of bridge, यानी total expected life कितनी है, 25 years है, और आपकी रिस्क की वैल्यू कितनी है, 5%। क्लियर है? तो 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 0.05। तो आपको रिटर्न पीरियड चाहिए, तो आपको पता है रिस्क क्या होता है, रिस्क आपका इक्वल टू होता है 1 माइनस p टू द पावर n। क्लियर है? तो ये आपका रिस्क हो गया। तो आपको रिस्क की वैल्यू कितनी दी है, 0.05 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिटर्न पीरियड का अपोजिट होती है, तो इसको 1/t लिख सकते हैं, टू द पावर n की वैल्यू है 25। तो यहाँ से आप रिटर्न पीरियड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 487.89 ईयर्स। मतलब कि जो फ्लड है जिसका रिस्क 5% है उसके रिटर्न होने के चांसेस इतने ईयर्स हैं, यानी इतने साल के बाद ही वो रिटर्न या इक्वल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल मैप द 50-year 24-hour मैक्सिमम रेनफॉल एट बैंगलोर इज फाउंड टू बी 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पे फाउंड की गई है FOUND
फाउंड टू 16 सेंटीमीटर, ये लिख लो, फाउंड टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 24 आवर रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 सेंटीमीटर अकरिंग एट बैंगलोर। मतलब क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की जो 24 आवर रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका रेनफॉल मैग्नीट्यूड कितना है 24 आवर का 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा या उसके इक्वल है, जो कि बैंगलोर में अकर हो रही है वंस इन 10 सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि 10 साल में एक बार अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्लियर है? तो आपको ये फाइंड करना है। तो आपको ये पता है कि ओवरऑल 50 ईयर फ्लड है, यानी रिटर्न पीरियड कितना हो गया 50 ईयर्स। तो जब रिटर्न पीरियड 50 ईयर्स है तो आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जो ओवरऑल 10 सक्सेसिव ईयर्स में कितनी बार हो रही है 1 टाइम्स। मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई 10, जिसमें कितनी बार अकर हो रही है, यानी एक्सपेक्टेड टाइम कितना हो गया 1 ईयर्स। क्लियर है? तो आपको पता है 10c1 p टू दी पावर, p को आप रिटर्न पीरियड के टर्म में 1/t लिख सकते हैं, 1/t टू दी पावर 1 माइनस 1/t यानी 50 टू दी पावर 10 माइनस 1 क्या होगा डायरेक्ट 9। क्लियर है? तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। t की वैल्यू क्या है 50, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है आपकी कितनी आ जाएगी 0.1666। क्लियर है? या आप ये कह सकते हैं 16.67% या परसेंटेज के टर्म में बता दीजिए डायरेक्ट पॉइंट्स में। तो ओवरऑल कह रहे हैं कि 10 साल में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 50 ईयर फ्लड है, यानी रेनफॉल जो है 50 ईयर है, रिटर्न पीरियड है उसका 50 ईयर्स है। आप कह रहे हैं 2 टाइम्स इन 10 सक्सेसिव ईयर्स, यानी 10 साल में 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगी 10c2 1/50 टू दी पावर 2 1 माइनस 1/50 टू दी पावर 10 माइनस 2। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी 0.0153। मतलब क्या है कि 10 साल में 2 बार होने की प्रोबेबिलिटी 0.0153 है और 10 साल में एक बार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1666। क्लियर है? एटलीस्ट वंस यानी कम से कम एक बार। तो आपको पता है रिस्क होता है, यानी कि 1 माइनस कभी ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p टू दी पावर n। तो कभी ना होने की प्रोबेबिलिटी में 1 से माइनस कर देंगे तो आपको एटलीस्ट वंस मिल जाएगा। तो 1 माइनस रिटर्न पीरियड 1/t टू दी पावर n। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/50, टोटल टाइम कितना है 10 सक्सेसिव ईयर्स है। तो आपको पता है कि ओवरऑल यहाँ पे जब आप पुट कर देंगे कभी ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू रख सकते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.182927। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी कभी ना अकर होने वाली प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट आता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। अब ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड मेथड है जिसके थ्रू आप पीक डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस मेथड को कहते हैं गम्बल्स मेथड और इसको चाउस मेथड भी बोलते हैं। इफ़ एक्स बार इज़ द मीन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल मेथड, एक्स बार क्या है वो मीन है हाइड्रोलॉजिकल मेथड का और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन पीक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन इज गिवन बाई। तो पीक वैल्यू को आप xt से डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला है एक्स बार प्लस KT इंटू सिग्मा। क्लियर है? ये पीक डिस्चार्ज का फॉर्मूला है जहाँ पर एक्स बार क्या है आपका मीन रेनफॉल की वैल्यू है और KT जो है आपका उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है जिसकी ओवरऑल फॉर्मूला होता है KT का, KT फाइंड करने का YT माइनस YN बार अपॉन SN। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है KT फाइंड करने का और जहाँ YT इक्वल टू होता है आपका माइनस ln t अपॉन t माइनस 1, जहाँ t क्या है आपका रिटर्न पीरियड। क्लियर है? तो इससे आप YT की वैल्यू निकाल सकते हैं जहाँ YT को कहते हैं रिड्यूस्ड वेरिएट। ये रिड्यूस्ड वेरिएट कहलाता है। अब आपको पता है यहाँ YN बार है, तो YN बार क्या होता है YN बार को कहते हैं रिड्यूस्ड मीन। क्लियर है? ये रिड्यूस्ड मीन कहलाता है, YT रिड्यूस्ड वेरिएट कहलाता है और आपका जो SN है ये कहलाता है रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? ये रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये आपका सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे रिड्यूस्ड अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ये SN की वैल्यू है।
तो इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो वेरी करती रहती हैं। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो n जो है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि इतने साल का रिकॉर्ड है, तो ओवरऑल अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 200 है तो उसके लिए वाई एन बार की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.577। क्लियर है। अगर आप ये भी कह सकते हो कि n की वैल्यू, या फिर आप ले लो इनफाइनाइट, यानी जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं अगर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी है तो आप ये यूज़ करते हैं, लेकिन अगर 200 से ज़्यादा है तो आप यही यूज़ करेंगे। अगर और Sn की जो वैल्यू यूज़ करते हैं 1.2825। क्लियर है। तो जब n की वैल्यू 200 से ज़्यादा हो, चाहे कितनी भी हो, इनफाइनाइट तक हो, तो आप यही दो वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। बट समटाइम्स अगर n की वैल्यू जो है अगर 50 से ज़्यादा है तो भी ये यूज़ कर सकते हैं, बट n की वैल्यू अगर लेस देन 50 है तो आप ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ नहीं करेंगे। वाई एन की वैल्यू जो है 0.577 और एस एन की वैल्यू 1.2825 यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है। तो जनरली अगर n की वैल्यू 200 से ज़्यादा है तभी आप ये वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि फॉर अ डेटा मैक्सिमम रिकॉर्डेड फ्लड ऑफ अ रिवर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मतलब एक्स बार की वैल्यू गिवन है 4200 और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू गिवन है 1705 मीटर क्यूब पर सेकेंड। गम्बल्स मेथड का यूज़ करना है। एस्टिमेट द रिटर्न पीरियड ऑफ अ डिज़ाइन लाइफ ऑफ डिज़ाइन फ्लड ऑफ 9550, मतलब एक डिज़ाइन फ्लड जो एक्सटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 9550, तो आपको जो है रिटर्न पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है। एस्टिमेट द रिटर्न पीरियड, टी की वैल्यू निकालनी है। एज्यूम एन इनफाइनाइट सैम्पल साइज, जब सैम्पल साइज इनफाइनाइट है तो वाई एन बार की वैल्यू कितनी ले लेंगे 0.577 और एस एन की वैल्यू क्या लेंगे 1.2825। क्लियर है। तो आपको गम्बल्स इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी इंटू सिग्मा। एक्स टी इक्वल टू क्या होता है 9550 इक्वल टू एक्स बार 4200 प्लस के टी इंटू सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है 1705। तो आप इनकी हेल्प से जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको के टी की वैल्यू मिल जाएगी। के टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.13783। क्लियर है। आपको पता है के टी होता क्या है, वाई टी माइनस वाई एन बार डिवाइडेड बाई एस एन। तो यहाँ पे वाई टी माइनस वाई एन बार की वैल्यू क्या रख लेंगे 0.577 और एस एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1.2825। क्लियर है। तो यहाँ से आप वाई टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.60127 और वाई टी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस 1। तो जब एंटी लॉग लेंगे माइनस इधर कर दीजिए तो एल एन टी अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4.60127। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो रिटर्न पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 100.11 ईयर्स। क्लियर है। यही क्वेश्चन में पूछा है कि आपको रिटर्न पीरियड जो है फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालिसिस ऑफ अ 30-year डेटा एट अ पॉइंट ऑन अ रिवर गिव्स मीन डिस्चार्ज एज, मीन डिस्चार्ज गिवन है एक्स बार इक्वल टू 1200 क्यूमेक। क्लियर है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 600 क्यूमेक। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा की वैल्यू गिवन है 600 क्यूमेक। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज वुड यू डिज़ाइन टू स्टार्ट कट दिस पॉइंट सो एज टू प्रोवाइड 95% एश्योरेंस, यानी कि एश्योरेंस कितना गिवन है 95%। क्या एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है वुड नॉट फेल इन नेक्स्ट 50 ईयर्स, यानी कि कभी भी नेक्स्ट 50 साल में कभी भी नहीं फेल होगा। तो कभी नहीं फेल होने वाला का क्या मतलब होता है कि ये रिलायबिलिटी हो गई, कि ये श्योरिटी दे रहे हैं कि इतने साल में यानी 50 ईयर्स में कभी भी ये स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, मतलब कभी भी ये अकर नहीं होगा। क्लियर है। तो कभी ना अकर होने वाली चीज़ क्या होती है रिलायबिलिटी। अब आपको जो है एनालिसिस करके फाइंड करनी है वैल्यू, और इस क्वेश्चन में आपको 30-year डेटा यानी एन की वैल्यू 30 है तो फाइनली आप उसके लिए 1.SN और वाई एन बार तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें जो है n इक्वल टू 30 के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ दी हैं। वाई एन की वैल्यू जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है 0.53622 क्वेश्चन में गिवन है, और एस एन की वैल्यू आपको गिवन है 1.11238। क्लियर है।
तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि ओवरऑल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, कितनी डिस्चार्ज यानी एक्स टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है एक्स टी इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार प्लस के टी इंटू सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू भी पता है, एक्स बार भी पता है, के टी निकाल लें। तो के टी आपका क्या होता है, वाई टी माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई एस एन, क्लियर है। और वाई टी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वाई टी माइनस वाई एन की वैल्यू कितनी होती है 0.53622 क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन एस एन की वैल्यू आप लिख लेंगे 1.11238। तो इनकी हेल्प से सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई टी की वैल्यू चाहिए। और वाई टी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको टी की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है रिलायबिलिटी गिवन है, रिलायबिलिटी या एश्योरेंस गिवन है। तो रिलायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी टू द पावर एन, क्लियर है। तो 1 माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर एन, टोटल एन कितना गिवन है 50 ईयर्स। तो आपको पता है रिलायबिलिटी कितनी है 95%, यानी कि 0.95 है। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं 975.286 ईयर्स। तो आपको कैपिटल टी यानी रिटर्न पीरियड की वैल्यू मिल गई। तो फाइनली वाई टी निकाल लीजिए, माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस 1। तो आपको यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे एल एन 975.286 डिवाइडेड बाई माइनस 1 यानी 974.286। तो ओवरऑल जो वाई टी की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 6.8822, क्लियर है। वाई टी मिल गया अब आपको। तो ओवरऑल के टी निकाल सकते हैं, वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 6.8822 माइनस वाई एन की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है 0.53622 अपॉन एस एन की वैल्यू भी गिवन है 1.11238। तो ओवरऑल के टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5.705। अब आप डायरेक्टली एक्स टी निकाल सकते हैं, एक्स बार प्लस के टी इंटू सिग्मा। तो एक्स बार कितना गिवन है, एक्स बार क्वेश्चन में है 1200 प्लस के टी है आपका 5.705 इंटू सिग्मा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। देख लीजिए कि सिग्मा की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की 600 क्यूमेक आपको गिवन है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे 600 जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओवरऑल आपको एक्स टी की वैल्यू मिल जाएगी 4623 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लियर है। तो इस टाइप से आप डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है कि एनुअल मैक्सिमम फ्लड डेटा इन अ रिवर एट अ स्टेशन हैज़ बीन प्रोसेस्ड टू एस्टिमेट दी मैक्सिमम फ्लड फॉर डिफरेंट रिटर्न पीरियड, यानी कि डिफरेंट रिटर्न पीरियड के लिए डिफरेंट मैक्सिमम फ्लड दिए हैं। यूजिंग गम्बल्स मेथड का यूज़ करना है। इफ़ द एस्टिमेटेड मैक्सिमम फ्लड फॉर रिटर्न पीरियड 150 ईयर्स आर 450 एंड 400 क्यूमेक। मतलब क्या है कि एक्स टी मतलब 100 ईयर्स का रिटर्न पीरियड है। तो इसके लिए एक्स 100 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 450 क्यूमेक, और वही एक्स 50 यानी 50 ईयर्स रिटर्न पीरियड के लिए मैक्सिमम पीक फ्लड की वैल्यू है 400। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 450 इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी, के मतलब टी मतलब 100 रिटर्न पीरियड है, के टी इंटू सिग्मा। और इसको लिख सकते हैं एक्स बार प्लस के 50 इंटू सिग्मा। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट और ये सेकंड, क्लियर है। अब आपको फाइंड करना है फ्लड डिस्चार्ज फॉर ए रिटर्न पीरियड ऑफ 500 ईयर्स, मतलब ओवरऑल एक्स 500 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस के इंटू 500 इंटू सिग्मा। ये इक्वेशन सपोज मान ली थर्ड। तो यहाँ पे आपको पता है कि ओवरऑल रिटर्न पीरियड 550 और 100 दिए, तो आप वाई टी और वाई एन और एस एन की वैल्यू तो यूज़ नहीं कर सकते। जब इनको यूज़ नहीं कर सकते तो आपको इस टाइप से इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे आप इनको सॉल्व कर सकें। तो आप क्या करेंगे, सपोज सेकेंड आपने क्या किया, सेकेंड माइनस ओवरऑल इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप अगर आप थर्ड इक्वेशन में यानी थर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो थर्ड माइनस सेकेंड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, क्लियर है। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी एक्स 500 माइनस 400, क्यों सेकेंड से माइनस करा है, डिवाइडेड बाई सेकेंड माइनस फर्स्ट अगर आपने किया है तो सपोज क्या आ जाएगी 400 माइनस 450 इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें तो के 500 माइनस के 50
डिवाइडेड बाई K50 माइनस K100, ये वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे आपको पता है इसकी वैल्यू कम आएगी, K50 की और K100 की ज़्यादा होगी, तो आप रिवर्स कर दीजिए, नीचे दोनों साइड माइनस ले लेंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, और ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ओवरऑल x500 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई, अब ये माइनस 400 यानी 450 माइनस 400 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे 50, क्लियर है, इक्वल टू ओवरऑल। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या है, K500 माइनस K50 अपॉन K100 माइनस K50, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे K500 माइनस K50 अपॉन K100 माइनस K50, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से K500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू K500 को क्या लिख सकते हैं आप, YT माइनस YN अपॉन SN माइनस YT की जगह यहाँ क्या लिख देंगे 500, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप Y50 माइनस YN अपॉन SN, तो ये वैल्यू एक मिल गई, ये एक वैल्यू मिल गई, डिवाइडेड बाई K100 को क्या लिख सकते हैं Y100 माइनस YN डिवाइडेड बाई SN माइनस K50 को आप क्या लिख सकते हैं Y50 माइनस YN डिवाइडेड बाई SN। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं ये वैल्यूज़ जो हैं कैंसिल आउट हो गई, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली आपको क्या मिला Y500 माइनस Y50 डिवाइडेड बाई Y100 माइनस Y50, क्लियर है। और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई K500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 50। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको Y500 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो Y500 की वैल्यू है वो आपको सॉल्व करने पे मिलेगी 6.2136 माइनस Y50 की वैल्यू आएगी 3.9019 डिवाइडेड बाई Y100 की वैल्यू आ जाएगी 4.60 माइनस 3.9019, क्लियर है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.3114। तो यहाँ से x500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करके 400 ऐड करेंगे तो आपको फाइनल जो पीक डिस्चार्ज है वो मिल जाएगा 565.57 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस टाइप से जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको पीक डिस्चार्ज वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके, तो आप इस टाइप से कंपेयर कर सकते हो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।